Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to study steric inhibition effect SIR. It is also known as ortho effect. Ortho effect. Now, what is this effect? यहाँ पर मैंने definition लिखी हुई है. Restriction in showing resonance due to steric hindrance. मतलब आपकी रिस्ट्रिक्शन आएगी रेजोनेंस के अंदर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हुई तो. मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, मैंने लिया यहाँ पर बेंजीन रिंग नाइट्रोजन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप्स. ठीक है, मैंने ये ग्रुप ले लिया. यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. यस, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. करेक्ट, जो कि रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है. यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस होगी विद द बेंजीन रिंग. राइट, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर तो रेजोनेंस नॉर्मल हो रही है. ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर. देन फर्दर ऑन ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करे एंड वो फर्दर ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे. राइट, बट मेन थिंग इज कि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी. राइट, नॉर्मल बेंजीन रिंग थी और नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप्स थे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट अब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, नाइट्रोजन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप्स, बट यहाँ पर मैंने लिया बेंजीन रिंग एंड नाउ आई एम हैविंग बेंजीन रिंग विद द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो लोन पेयर था, ठीक है, अब आप फिर से बोलोगे ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट आंसर वुड बी नो. ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर CH3 ग्रुप और ये अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन हैविंग टू मिथाइल्स, मैं इसको अमीनो ग्रुप बोल रही हूँ. सो दिस इज अमीनो ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप्स, ये सब एक प्लेन में है. करेक्ट, तो यहाँ पर जब ये एक प्लेन में है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी. CH3 ग्रुप भी बल्कि है, अमीनो ग्रुप भी बल्कि है, तो यहाँ पर आएगी हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शंस. उन स्टेरिक रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, अब CH3 एंड अमीनो ग्रुप्स ये सब एक प्लेन में नहीं रह पाएंगे, आपकी कोप्लानैरिटी लूज होगी. और अगर वो लूज हुई तो मैं ये कह सकती हूँ अब नाइट्रोजन सेम प्लेन में नहीं है बेंजीन रिंग के. बेसिकली बेंजीन रिंग हैविंग टू मिथाइल्स अमीनो ग्रुप सब एक प्लेन में है, तभी तो रेजोनेंस हो रही है. बट अब मैं अगर बोलूं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर इतनी रिपल्शन आई कि वो अमीनो ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया, उसने प्लेनैरिटी लूज कर दी, तो अब वो बेंजीन रिंग के साथ प्लेन में नहीं है. दैट इज वाई ये जो आपको लोन पेयर दिख रहा है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और इस लोन पेयर को हम क्या नाम देंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर. इट इज व्हाट, लोकलाइज्ड लोन पेयर. और यहीं पे आप अगर ये करो कि मेरे पास दो मिथाइल है और सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर तो ये प्रॉपर डीलोकलाइजेशन में जा रहा है. राइट, यहाँ पर तो ये प्रॉपर डीलोकलाइज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. अंडरस्टूड. यहाँ पर क्या स्टेरिक इनहिबिशन आया रेजोनेंस में, अब मैं रेजोनेंस नहीं कर पा रही ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस. यही है SIR, यही है ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट ही क्यों बोला, ऑर्थो ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऑर्थो पे होगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है. अगर ऑर्थो ग्रुप पे होगा, अमीनो ग्रुप से अगर मैं देखूं तभी तो रिपल्शन लगेगी. अब अगर आप बोलो मैं CH3 को पैरा पोजीशन पे लगाना चाहता हूं, मतलब मैंने यहाँ पर लगाए N नाइट्रोजन और यहाँ पर मैंने ले ली बेंजीन रिंग, बट CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने पैरा पे. ये क्या है, पैरा पोजीशन. यहाँ पर इसके पास थोड़ी है, अब तो कोई रिपल्शन नहीं होगी. अगर कोई रिपल्शन नहीं हुई इसका मतलब कोई SIR भी नहीं लगेगा. यहाँ पर तो आपका लोन पेयर नॉर्मली रेजोनेट कर पाएगा बेंजीन रिंग के साथ. इतना समझ आया कि SIR या ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है और लगता कब है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर बस मैं लिख देती हूँ जो जो मैंने आपको बोला है कोप्लेनैरिटी के बारे में. दैट इज टू मिथाइल एंड अमीनो ग्रुप lie in the same plane if they are at ortho position. They means methyl, so I am talking about methyls. अगर मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर हुए then coplanarity will be inhibited.
क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन आ गए, कोप्लेनैरिटी तो बचेगी ही नहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अमीनो ग्रुप will move out of the plane and hence you can say lone pair of nitrogen will not resonate with benzene ring. यही होता है आपका SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी कि ये जो मैंने आपको ऑर्थो इफेक्ट का एग्जांपल बताया, इसके साथ हम तो अभी तो एसिडिटी पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिलेट करेगा ऑर्थो इफेक्ट के साथ? सो सी here if I just take an example of benzoic acid, तो यहाँ पर मैंने ले लिया benzoic acid, benzene having COH group, understood। अब मैंने यहाँ COH ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन पर ही, मैंडेटरी है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक G ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये G ग्रुप कैसा है, ये G ग्रुप बल्की ग्रुप है, और अगर ये बल्की ग्रुप है और मेरे को पता है COH भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आएंगी, रिपल्शन। अब अगर रिपल्शन आई तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिर से मेरा जो ये COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया होगा ड्यू टू SIR। यस, ये आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है। और अब अगर ये आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है तो आप अगर इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनाओ -H+ लेके, तो आप क्या बनाओगे, ये थी बेंजीन रिंग, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आपका G ग्रुप था। रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, ये इस प्लेन में है ही नहीं जहां पर बेंजीन कंपटीशन दिखा सके, है ही नहीं वो केस। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से जाएगा और ऑक्सीजन पर ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुई, इफेक्टिव रेजोनेंस। यहाँ पर हमारा इफेक्टिव रेजोनेंस का केस आ रहा है, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है बेंजीन रिंग से कि बेंजीन रिंग भी कंपटीशन दे इस O नेगेटिव को। यहाँ पर आराम से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठेगा और ऑक्सीजन पे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर केस आता है इफेक्टिव रेजोनेंस का। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। क्यों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाए। अब आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पर ही जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज हाईली स्टेबल। तो यहाँ पर जो भी अगर केस आ जाए ऑर्थो इफेक्ट का, इन ऑर्थो इफेक्ट आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको बस ऑर्थो इफेक्ट चेक करना है कि SIR वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा। इन ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट। जब भी कंपैरिजन आए आपको बस ये चेक करना होगा और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगी जहां पर भी SIR लगे या फिर ऑर्थो इफेक्ट लगे। अंडरस्टूड। नाउ आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जाम्पल्स कि आपको अब कैसे पता लगेगा। मैम ने ये बोल दिया G ग्रुप बल्की ग्रुप है, पर ये G ग्रुप होते कौन कौन से हैं? सो बेसिकली हम G ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्की के बारे में नहीं बात करेंगे, हम स्मॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्मॉल थोड़े से हैं। स्मॉल आप लर्न कर लो, बाकी बचे हुए सारे बल्की हो गए, राइट। सो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स एग्जाम्पल, so small groups are hydrogen, deuterium, tritium, OH, CN, NH2 and fluorine। ये अगर आपके पास आ गए ये ग्रुप्स, तो यहाँ पर ये स्मॉल ग्रुप्स है, ये कोई हिंड्रेंस नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब ये कोई स्टेरिक रिपल्शन तो लगाया नहीं, स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगाया, इसका मतलब SIR भी नहीं हो सकता। तो इनके केस में नो SIR। अगर इनके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप आए, कुछ भी आए, तो वहां पर हिंड्रेंस लगेगी। देखो यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप लिया है, मैंने यहाँ पर NR2 नहीं लिया, या फिर मैंने यहाँ पर NHR ग्रुप नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये तो बल्की होते हैं, आपने अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया है, ये बल्की है। बट अब अगर आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन ले लो तो वो स्मॉल ग्रुप है, वहां पर SIR नहीं लगता। करेक्ट, ओके। नाउ दैट वाज ऑल फॉर ऑर्थो इफेक्ट। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है, किन किन पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है।
इफेक्ट्स ऑफ SIR, दो केसेस है मेरे पास। सबसे पहला है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करेगा, देखेंगे कैसे। और एक है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा। डायपोल मोमेंट एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन ले लिया, 2 मिथाइल ले लिए, बेंजीन ले ली, ठीक है। यहां पर मैंने लगा दिया NO2, ओके। नाउ फिर से मैंने 2 मिथाइल ले लिए नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब बल्कि बना दिया, बेंजीन ली, NO2 लिया, पर अब मैंने ऑर्थो को खाली नहीं छोड़ा, मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि डायपोल मोमेंट फर्स्ट की है μ1 और डायपोल मोमेंट सेकंड की है μ2, कंपेयर करो भाई कि क्या आएगा आंसर। मेरे को एक चीज पता है, डायपोल मोमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है, कितना मैग्नीट्यूड आया चार्ज का, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है कितना सेपरेशन आया उन चार्जेस में, चार्जेस क्रिएट हुए तो सेपरेशन कितना आया, कितना डिस्टेंस था उनमें। सो यहाँ पर देखो, जब मैंने बोला कि SIR होती है, SIR में क्या होता है, वो लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकेंड केस में मेरे को पता है SIR लगेगी, यहाँ पर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये बेंजीन के साथ नहीं घूमेगा, मतलब चार्जेस डेवलप ही नहीं होंगे, और अगर होंगे तो डेवलप होंगे बट बहुत कम होंगे, करेक्ट। और यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बट वो आराम से ऐसे रेजोनेट करेगा, और आप ये कह सकते हो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कि यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आया ये बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज ऐसे, और फिर से ये यहाँ पर सेपरेशन होती रहेगी। तो चार्जेस डेवलप हुए, सेपरेशन आई, मतलब डायपोल मूवमेंट बढ़ा। सेकंड केस में तो SIR लग रहा था, वहां पर तो लोन पे लोकलाइज्ड है, वो तो कहीं जा ही नहीं पा रहा बेचारा। दैट इज वाई आपका आंसर है μ1 ग्रेटर देन μ2। जहां पर भी SIR लगेगा उसमें डायपोल मूवमेंट कम हो जाती है। सो आप ये कह सकते हो SIR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मूवमेंट। Understood? This was the first case. Next, it is affecting bond length also. So how it is affecting bond length? देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया फिर से NMe2, और यहाँ पर मैंने बनाई बेंजीन, ठीक है। फिर से मैंने लिया NMe2 और यहाँ पर बेंजीन विद ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ओके। अब मुझे पता है ये लोन पेयर रेजोनेट तो नहीं करेगा, यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है SIR, करेक्ट। फर्स्ट केस में ये रेजोनेट करेगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप देखो ये फर्स्ट केस, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आया, राइट। सो इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आया जब रेजोनेट किया। सो ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड, हमारी बॉन्ड लेंथ फर्स्ट केस की कम होगी देन योर सेकेंड वन, क्योंकि फर्स्ट केस में बन रहा है डबल बॉन्ड और सेकेंड केस में वो सिंगल बॉन्ड ही है। सो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। सो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो फर्स्ट की कम होगी देन योर सेकेंड। ये पैरामीटर होता है कि कैसे SIR अफेक्ट करेगा डायपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ को। डन। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे कैसे अगर SIR वहां पर लग गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी, हियर कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना है, तो ठीक है लिख लेते हैं 1 2 3, ओके। एक चीज आपको याद होनी चाहिए, प्रीवियस वीडियो से जब हमने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, बात करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब भी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। हमने इनके रीजन के बारे में भी बात करी थी। सो देखो, फर्स्ट केस में आपके पास COH है, बल्कि है, मिथाइल है, बल्कि है, यहाँ पर लगेगी रिपल्शन, और ऑर्थो पे पोजीशन पे है तो यहाँ पर लगेगा SIR। अंडरस्टूड। सेकेंड केस देखो, सेकेंड में मेटा पर है, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर SIR नहीं लगेगा और ना ही पैरा पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल इफेक्ट्स देखने हैं। यहाँ पर आपके पास मेटा CH3 है, मुझे पता है CH3 का एक
मुझे पता है CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और जब भी मेटा पे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम डोमिनेंट नहीं बोलते, हम इंडक्टिव इफेक्ट्स को बोलते हैं, तो मतलब प्लस आई इफेक्टिव होगा। अंडरस्टूड। पैरा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा मेरा डोमिनेंट। ओके, एंड मेरे को एक और चीज पता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन रखता है देन योर इंडक्टिव, तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डीस्टेबिलाईज करेगा आपके कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? CO माइनस वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना आंसर ये बोल सकती हूँ कि आपका आंसर फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, बिकॉज SIR है बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, राइट। देन आपका आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वाले में इंडक्टिव इफेक्ट है, वो डीस्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को, बट उतना डीस्टेबलाइज नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम है। एंड देन योर आंसर इज 3। सो ये ऑर्डर हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स ट्राई सेकेंड वन। सेकेंड वन में देखो, आपके पास फिर से COH है, यहाँ पर OCH3 लगा दिया, फिर से बल्कि केस आ गया, SIR है। ठीक है, यहाँ पर मेटा पे OCH3 है। मेरे को पता है जो भी OR होते हैं उनके दो इफेक्ट्स होते हैं, प्लस M एंड माइनस आई। प्लस M मेरा डोमिनेंट होता है जनरली, बट जब भी मैं मेटा पोजिशन पर बोलती हूँ तो मेटा पोजिशन पर हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट्स लगते हैं, तो या तो माइनस आई लगेगा या प्लस आई लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटा पे आ गया तो माइनस आई ही डोमिनेंट होगा। OCH3 पैरा पर है तो प्लस M होगा। ठीक है, सो अब मैं बस यहाँ पर अपना ऑर्डर लिख सकती हूँ। SIR का सबसे ज्यादा होगा, सो वन विल हैव हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर आएगा आपका माइनस आई क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आएगा सेकेंड एंड देन योर थर्ड। ये हो गया आपका आंसर। डन, वेरी इजी, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में बोलते हैं कि COH है, CH3 है, बल्कि है, हिंड्रेंस लगेगी, SIR है। करेक्ट, COH है और बल्कीनेस है, SIR लगेगी। ठीक है, यहाँ पर तो और बल्कीनेस आ गई तो और SIR लगेगी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है आपको यही बताने के लिए कि अगर बल्कीनेस बढ़ती गई, अगर बल्कीनेस एट ऑर्थो इंक्रीज कर रही है तो आप बोलते हो SIR भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो जो ग्रुप है COH वो और आउट ऑफ द प्लेन जाता रहेगा और वो और स्टेबलाइज होता रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3, 2, 1, क्योंकि 3 में वो सबसे ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, इफेक्टिव रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ वन, लास्ट वन, यहाँ पर COH है और Cl है। Cl को मैंने स्मॉल ग्रुप्स में नहीं मेंशन किया, इसका मतलब यहाँ पर भी हिंड्रेंस लगती है, यहाँ पर भी SIR होता है। सेकेंड वन में Cl मेटा पर है, माइनस आई लगेगा, और पैरा पर है तब भी माइनस आई लगेगा। हमने एक और चीज देखी थी इंडक्टिव इफेक्ट में, दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जितना ज्यादा पास होता रहेगा उतना स्टेबलाइज बनाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा तो 1 की होगी बिकॉज ऑफ SIR। डन। देन आपकी होगी सेकेंड वाले की, क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट पास में लग रहा है, कॉन्जुगेट बेस को जो आपका CO माइनस है उसको और स्टेबलाइज करेगा अगर पास में इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर सेकेंड एंड देन योर थर्ड, बिकॉज वी नो दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इस रीजन से आपका आंसर हुआ 1, 2, 3। अंडरस्टूड। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिफरेंट तरीके के कर लिए हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको और कोई भी डाउट हो सकता है इसमें। पूरा अच्छे से ये वीडियो देखना, कोई भी अगर डाउट हो आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर इसके अलावा और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आप कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखो, मैं आपकी रिप्लाई करूंगी। बस अच्छे से पढ़ो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय एवरीवन।